डिक्टेटर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है? लेकिन अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन भी जाएगा और उसको वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी को अब यहाँ से संभालना होगा, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा और उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इकॉनमी होती क्या है। तो इकॉनमी ये होती है कि दुनिया में मिसाल के तौर पर इस टाइम 8 अरब लोग रह रहे हैं। तो इन सब लोगों की नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, जैसे कि खाना पीना, कपड़े, गाड़ी, घर, यू नेम इट। तो इन सब लोगों की ज़रूरियात हैं। तो इन ज़रूरियात को पूरा कौन करता है? तो जो इन ज़रूरियात को पूरा करता है उसको हम बिजनेसेस कहते हैं, कंपनीज जो कारोबार करती हैं। चाहे वो कोई छोटा कारोबार हो, जैसे कि कोई परचून की दुकान, वहाँ से भी ज़रूरियात पूरी होती हैं। चाहे वो कोई पाकिस्तान की कंपनी हो, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो। तो ये जो मैंने आपको बताया कि एक तरफ कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी ज़रूरियात होती हैं, और दूसरी तरफ कारोबार होते हैं। यही बेसिक इकॉनमी होती है। बाकी सब कुछ इकॉनमी से यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि ये कंपनीज जब कारोबार करती हैं तो प्रॉफिट कमाती हैं, और यही प्रॉफिट जो है वो टैक्सेस की सूरत में हुकूमत को पे किया जाता है। तो हुकूमत का जो कमाने का ज़रिया होता है वो सिर्फ टैक्सेस होता है जो इन कंपनीज से आता है। इसके अलावा यही कंपनीज अगर अपने मुल्क में रहते हुए बाहर चीज़ें बेचेंगी तो वो एक्सपोर्ट्स होंगी, तो इससे मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, और यही कंपनीज मुल्क में जॉब्स भी क्रिएट करती हैं। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इकॉनमी जो है वो पूरी की पूरी बिजनेसेस के ऊपर खड़ी होती है। बाकी जो कुछ भी इकॉनमी में हमें नज़र आता है वो इसके बाद आता है। अब जब पाकिस्तान के हालात ये होंगे कि यहाँ पर ना कोई रूल ऑफ लॉ होगा, ना यहाँ पर कोई इंसाफ का निज़ाम होगा, ना यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ तो हमें यही नहीं पता कि इलेक्शंस कब होने हैं, इलेक्शंस होने भी हैं कि नहीं होने। यहाँ हमें ये नहीं पता कि एक पाकिस्तान में एक ही वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसको पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट हासिल है, पेशावर से लेकर कराची तक, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तक उसको सपोर्ट हासिल है। तो यहाँ पर यही नहीं पता कि वो बंदा अगले हफ्ते तक जिंदा भी रहेगा या उसको मार दिया जाएगा। तो इन हालात में कोई घंटा कारोबार होगा? इन हालात में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? क्या इन्वेस्टमेंट को हमारे कोई चाचा मामा के बेटे करते हैं इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट वो करता है जिसको प्रॉफिट कमाना होता है? तो इन हालात में इकॉनमी को चलाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जब इकॉनमी इन हालात में चलेगी नहीं तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? जब कारोबार ही नहीं होगा तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? एक्सपोर्ट्स कहाँ से बढ़ेंगी? जब कारोबार ही नहीं होगा तो हुकूमत के कमाने का जो जरिया होता है टैक्सेस, वो कहाँ से आएंगे? तो जब ये सब कुछ नहीं होगा तो सिर्फ एक ही काम होगा, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और ओवरऑल महंगाई में सिर्फ इजाफा ही होगा। ये तो फिर भी अपनी शमशाद अख्तर है। मैं कहता हूँ तुम यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल को ले आओ। तुम बेशक यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन को ले आओ। मैं कहता हूँ तुम क्रिस्टीन लगार्डे को भी ले आओ ना, तो भी पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई संभाल नहीं सकता। पहले तो कोई पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा ही नहीं। डिक्टेटर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है? लेकिन अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन भी जाएगा और उसको वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी को अब यहाँ से संभालना होगा, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा और उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा कि सबसे पहले हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए होंगे। एक ऐसे इलेक्शन हमें चाहिए होंगे जिसके नतीजे में उसकी हुकूमत आए जिसको आवाम की पूरी सपोर्ट हासिल हो। तभी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और कारोबार चलना शुरू होंगे और इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, और फिर इस तरह इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगेगी। उसके बाद भी वो फाइनेंस मिनिस्टर 1 से 1.5 साल तक ऐसे फैसले लेगा जिससे मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। मतलब कि जहाँ से वो जितनी वो महंगाई इस रिजीम से लेगा, अगले 1 से 1.5 साल तक
मज़ीद उसको महंगाई को बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसको पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करने होंगे तो वो महंगाई को बढ़ाएगा। अगर वो महंगाई को नहीं बढ़ाएगा तो वो अपनी हुकूमत के सियासी फ़ैसले कर रहा होगा। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर कब तक महंगाई ने सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है। इलेक्शंस कब होंगे, वो क्या वो फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं होंगे, और फिर नई हुकूमत के 1 से 1.5 साल तक महंगाई सिर्फ बढ़ेगी। अब इकॉनमी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आसिम मुनीर के होते हुए देखने को और सुनने को मिलेंगी। अब ज़ाहिर है मैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे पता है कि IMF क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है, और ये पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये क्या करते हैं। अगर UAE और सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आती है तो वो क्या इन्वेस्टमेंट होगी, उसका क्या प्रोसेस होगा और उसमें कितना टाइम लग जाएगा। और ये जो आसिम मुनीर पागल बनाता रहता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े रिसोर्सेज दे दिए हैं, कोई सोना निकल आया, कोई चांदी निकल आया, तो अगर कोई सोना और चांदी निकल भी आता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कितने साल लग जाते हैं, ये भी मेरे सामने है। इसके अलावा इकॉनमी के अंदर फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट क्या होता है, करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करती है, रेमिटेंसेस कहाँ स्टैंड करती हैं। ये जानने के बाद कि मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी या बजट बैलेंस क्या होता है, ये सब जानने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 0% चांसेस हैं कि आसिम मुनीर दुनिया के किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को उठा के ले आए और वो पाकिस्तान की इकॉनमी को मैनेज कर सके। ये इन्फ्लेशन को यहाँ पर रोक भी नहीं सकते। और ये बात अपनी शमशाद अख्तर को भी पता ही होगी, लेकिन मैं मतलब कि इसको भी पता है कि इकॉनमी को नहीं संभाला जा सकता, लेकिन मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसकी फिर कनपट्टी पे बंदूक रख के इसको बिठाया होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब यहाँ से ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे या वहीं रहेंगे, ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। लेकिन बिजली की कीमत में सिर्फ इजाफा ही होगा, और ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी सिर्फ इजाफा होगा, और डॉलर के प्राइस भी सिर्फ बढ़ते ही रहेंगे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर चुका है। कुछ हफ्तों में डॉलर 400 क्रॉस कर जाएगा।